नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। रियल एस्टेट डेवलपर संगठन क्रेडाई और नरेटको ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए यह कोशिश की गई है कि रियल एस्टेट में होम बाइंग को पारदर्शी करने की कोशिश की जा सके। अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या आती थी कि लोगों को पता नहीं चल पाता था कि कौन सा प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर किस पोर्टल पर जाकर कौन से प्रोजेक्ट बेहतर हैं, कौन सा डेवलपर बेहतर है। इस मुश्किल को हल करने की कोशिश की गई है। क्रेडाई ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और नरेटको ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें काफी हद तक यह भी कोशिश की गई है कि बिचौलियों को दूर रखा जा सके, ताकि जो होम बाइंग है वो थोड़ी सस्ती हो सके और पारदर्शिता काफी तेजी से बढ़ सके। लेकिन जिस सेक्टर में आमने सामने घर खरीदारी को लेकर ग्राहकों का अनुभव पहले से खराब है, ऐसे में वहां पर ऑनलाइन पोर्टल क्या करतब दिखाएगा, ऑनलाइन पोर्टल की जो रणनीति है वो कितनी कामयाब होगी और ग्राहकों को इससे क्या कुछ फायदा मिलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ARHC यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पर भी काफी कुछ सरकार ने साफ कर दिया है कि कितनी गंभीर है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका मैं आपसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं राजन बंदेलकर, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र नरेटको, और हमारे साथ हैं निमिष गुप्ता, MD साउथ एशिया RICS, और अमित गोयनका, MD नेसस फाइनेंस। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला प्रश्न होगा राजन बंदेलकर साहब से। बंदेलकर साहब, ये बताइए कि नरेटको का ई-कॉमर्स पोर्टल आम ग्राहकों के लिए कब से शुरू होगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, और ये ग्राहकों के लिए ऐसा क्या कुछ लेकर आएगा जो अब तक नहीं था? ये हमारा जो पोर्टल है आम ग्राहकों के लिए आज से चालू हो जाएगा, क्योंकि हम क्या है कि हम इस पोर्टल हमारा पहले से तैयार था और इस पे हमने सारे डेवलपर लोगों को पहले उनके प्रोजेक्ट अपलोड करने के लिए वक्त दिए थे। तो सारे डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट अपलोड किए हुए, और इस पोर्टल की एक खास बात मैं बताता हूँ कि आपको इसमें कौन सा फ्लैट है, आप घर बैठे, मैं कहता हूँ कि आप भारत में किसी भी जगह पर हो कि ग्लोब में किसी भी जगह पर हो, आप घर बैठे आपका फ्लैट चूज कर सकते हो। इस फ्लैट पोर्टल में हमने, आप अगर जो भी डेवलपर चाहे तो वो उसकी फ्लैट की, उसकी प्रोजेक्ट की वीडियो भी वो डाल सकता है, ताकि जैसे कि अगर एक आदमी, आज कोरोना में आपने देखा होगा, तो कोरोना आने के बाद जो बोलते हैं, जैसे आज VC में अपन VC कॉन्फ्रेंस करके इसमें चर्चा में हम लोग सारे जुड़े हुए हैं। हम लोग तीनों अलग अलग जगह पर है, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे देखो तो अपन चारों एक ही साथ बैठे हुए हैं। तो ये हालत है, तो वही चीज को हम आगे बढ़ाते हुए, हालांकि जब हमने इसके बारे में सोचा था नवंबर में, तब तो हमको कोरोना के बारे में कुछ पता भी नहीं था, वरना आपको ऐसा लगेगा कि नवंबर में आपने कैसे सोच लिया। लेकिन हमने सोचा कि हर एक चीज अगर अमेज़न पे छोटी चीज बिक सकती है, तो मैंने मकान भी आदमी जब लेना चाहे तो वो भी ऑनलाइन जाके खरीद सकता है। हमने एक प्राइमस पार्टनर करके एक एजेंसी को रखा है कि जो ड्यू डिलीजेंस करती है कि ये जो डेवलपर ने बोला हुआ है वो चीज सही है गलत है। हम भी उसमें डेवलपर से बात भी करते क्या है क्या नहीं है। तो बेसिक क्या होता है कि इसके अंदर इसके एडवांटेज से हमें फर्क पड़ता है और ग्राहक को पूरा डिटेल मिल जाता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा अगला सवाल निमिष गुप्ता जी से होगा। निमिष जी, ये बताइए कि होम बाइंग में पारदर्शिता की कमी हमेशा से देखी गई है, ऐसे में बिचौलियों से छुटकारा अगर मिलता है तो ये भी एक अच्छा कदम होगा। लेकिन क्रेडाई और नरेटको दो अलग अलग प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। क्यों ना ऐसा होता कि आवास मंत्रालय के अंतर्गत दोनों ही संगठन एक ऐसा सेंट्रल प्लेटफॉर्म लेकर आते जिससे कंफ्यूजन ना होती ग्राहकों को। आप कितना सहमत है मेरी इस बात से? देखिए, सबसे पहली बात, ये आवास मंत्रालय के अंडर में नहीं है, जैसा दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने भी कहा था कि वो क्रेडाई और नरेटको के लिए काम नहीं करते हैं, बट उनकी ये रहता है कि वो देश के लिए जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए हो। अगर पारदर्शिता आ रही है, चारों तरफ से आ रही है, जहां कहीं पे नरेटको की पहुंच ज्यादा है, कहीं पे क्रेडाई की पहुंच ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों प्लेटफॉर्म का अपना अपना औचित्य रहेगा। ऐसे भी दीपक जी काफी सारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जहां पे लोग बाग उनको यूज करते हैं। तो इस स्पेस में अगर ये प्लेटफॉर्म आते हैं जहां पे भरोसा बढ़ाया जा सकता है पारदर्शिता से, मुझे लगता है दोनों के अपनी अपनी पहुंच के द्वारा दोनों का अपना औचित्य बराबर बना रहेगा। मेरा अगला सवाल अमित जी से होगा। अमित जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस पोर्टल लॉन्च में एक बात काफी अच्छी कही गई है कि अगर
कोई ग्राहक इस पोर्टल के जरिए घर बुक करता है और उसके बाद वो घर उसे पसंद नहीं आता है और वो कैंसिल करना चाहता है, तो बिना कोई पैसा काटे उसे वो घर कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। पहली बात तो ये बताइए कितना प्रैक्टिकल लगता है आपको, क्योंकि आज भी हम देखें तो बड़े स्तर पर ये विवाद सामने आते हैं कि लोगों ने घर बुक किया, घर बुक करने के बाद उनको जो पैसे उन्होंने दिए और कैंसिल करना चाहा और वो वापस नहीं हुए। सबसे पहले तो बताइए कितना प्रैक्टिकल है। दीपक जी, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो अगर आप पोर्टल को देखेंगे तो ये सिर्फ 25,000 रुपए तक की जो इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट है सिर्फ उसकी गारंटी लेता है। तो आपने अगर पोर्टल पे 25,000 रुपए देकर अपना कोई मकान बुक कराया और उसके बाद अगर आप कैंसिल कराना चाहें तो 25,000 लौटाने की गारंटी ये पोर्टल दे रहा है। उसके बाद अगर आपने कोई पैसे आगे दिए, अग्रीमेंट किया, रजिस्ट्री की, तो उसके बाद की प्रक्रिया जो है ये पोर्टल या एसोसिएशन मेरे हिसाब से गारंटी नहीं कर रहा। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक जो मेंबर्स हैं, बिकॉज जनरली जैसे निमिष ने बताया कि ये अलग अलग जो इंडस्ट्री बॉडीज है उन्होंने अपने अपने मेंबर्स को एकत्रित करके उनके साथ ये पोर्टल का निर्माण किया है, तो ताकि वो अपने मेंबर्स के तरफ से एकजुट होकर बात कर सकें, उनका दायित्व ले सकें और उनके साथ मिलकर काम कर सकें। तो अगर ये मेंबर कोई उनका डिफॉल्ट करता है, और ये जो मुश्किल ये एसोसिएशन के लिए आज से नहीं कई बार से रही है कि कई सारे मसले हुए हैं, रेरा रेजोल्यूशन सेल भी बना एसोसिएशंस का कि भाई कई मेंबर का अगर रेरा का मसला आया है तो क्या ये उनको सुलझाने में सक्षम रहे हैं, और अगर उन दिक्कतों को सुलझाने में सक्षम नहीं रहे तो क्या पैसा लौटाने में सक्षम हो पाएंगे। तो अगर ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो जहां पे एक और याचिका के लिए द्वार ना खटखटाना पड़े, कि ग्राहकों के लिए बहुत सारे द्वार बन गए हैं, चाहे वो कंज्यूमर फोरम हो, रेरा हो, आईबीसी हो, तो एक और द्वार खटखटाना ना पड़े, उसके लिए अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट या इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एसोसिएशन उपलब्ध कराता है कि ये एसोसिएशन उसका प्रीमियम भर रहा है और आपका अगर पैसा नहीं आएगा तो आप ये पॉलिसी के द्वारा आप अपना पैसा इंश्योरेंस से डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं, तो ये एक कॉन्फिडेंस का मात्र बनेगा, सिर्फ महज एक स्टेटमेंट नहीं रह जाएगा कि हम एज एन एसोसिएशन आपको गारंटी करते हैं। तो पहली बात ये है। दूसरा, इसकी अभी भी जो हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो खैर जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे लोग अपना घर का चुनाव करेंगे, इसके थ्रू पोर्टल के थ्रू ट्रांजैक्शंस होंगे, तो इसमें आगे जाके दिक्कतें आएंगी नहीं आएंगी ये हमको नहीं पता, मगर ये बात तो तय है कि ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये सही डायरेक्शन में है, क्योंकि ये एक फॉर द इंडस्ट्री, बाय द इंडस्ट्री, ऑफ द इंडस्ट्री बॉडी है, एसोसिएशन है। तो एक मूल रूप से एक संगठन जो बना है, एक संगठित तरीके से जो एक आश्वासन, जो ग्राहक को आश्वासन देने की क्रिया है, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज आज एक निवेशक है, आज हम अगर निवेश करते हैं तो हम एक बायलैटरल एंगेजमेंट में होते हैं, मगर एसोसिएशन के होने की वजह से एक मल्टीलैटरल एंगेजमेंट हो जाता है, जिसका जो रूप है, जिसका जो एफिशिएंसी है, इसका इम्पैक्ट है, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो हम भी ऐसे इन्वेस्टर्स, हम भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो इन पोर्टल के थ्रू बेच रहे हैं, क्योंकि एक लेवल ऑफ एश्योरेंस आ जाएगा जो सिर्फ बायलैटरल नहीं है मगर मल्टीलैटरल है। तो डेफिनेटली इसके फायदे हैं, मगर ये जो पैसे लौटाने वाली बात है उसका और बेहतर तरीके से ये विचार किया जा सकता है। राजन जी, ये बताइए कि फ्लैट कैंसिलेशन को समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। मेरे पास तमाम ऐसे मेल आते हैं जिनमें फ्लैट बुक करने से पहले और फ्लैट बुक करने के बाद के जो अनुभव हैं होम बायर्स के, वो बड़े अलग होते हैं। ऐसे में एक ग्राहक को तो मैं निजी तौर से आपको बता सकता हूं कि वो पिछले 1 साल से मुंबई के एक डेवलपर के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है कि उसने जो फ्लैट बुक किया था किसी वजह से उसने कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद जो पैसा रिटर्न होता है वो रिटर्न नहीं हो पा रहा है, बड़ा परेशान है। तो अगर आपके नरेटको के डेवलपर ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप कैसे जिम्मेदारी लेंगे कि चीजें बिल्कुल पारदर्शी हो पाए? मैं आपको आपके चैनल पे बता रहा हूं, आप उस डेवलपर का और उस जो ग्राहक है उसका नाम नंबर मुझे दे देना जी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो डेवलपर्स उसको पैसे वापस दे देते। सी, आज प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अगर वो आज का केस है तो कोरोना के बाद में आप देखो कि फाइनेंशियल लिक्विडिटी का क्रंच सारे लोगों को है जी, वो फाइनेंशियल लिक्विडिटी में। लेकिन मैं आपको एश्योर ये करूंगा कि अगर वो डेवलपर है और वो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, सर दोनों चीज जरूरी है। अगर उसने जाकर किसी भी ऐसे डेवलपर को पैसा दे दिया कि जिसका
रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं है। और अगर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अगर वो नेरेडको का मेंबर है तो आप मुझे उसके बारे में डिटेल दे देना, मैं 2 चीज पक्के करूंगा, एक तो उसको पैसे वापस दे दूंगा, वरना उसकी मेंबरशिप कैंसिल करूंगा। आज क्या होता है कि मैं ये नहीं बता सकता हूं कि उसके पैसे मैं 100% वापस दे दूंगा, क्योंकि हर एक आदमी का इंडिविजुअल अप्रोच होता है और ये सिर्फ एक ही नहीं होता है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं। दूसरी बात क्या होता है कि हमने इसमें डेवलपर, जैसे आपने बताया कि डेवलपर न लोगों को न फंसाए, कि लोगों को तकलीफ में नहीं डाले, बायर को, इसके लिए हमने इस पोर्टल को किया हुआ है। और हम आज नेरेडको, इवन क्रेडाई ने भी किया हुआ है। तो दोनों एसोसिएशन है, दोनों एसोसिएशन की क्रेडिबिलिटी है। आज वक्त खराब होता है, आप समझो, कोई इंसान बुरा नहीं होता, वक्त है, वक्त आदमी को अच्छे से बुरा बनाता है। निमेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि दुर्गा शंकर जी ने एक प्रश्न उठाया था कि जिस तरह से रियल एस्टेट में विवाद होते हैं, ऐसे में इन पोर्टल्स में डिस्प्यूट रेड्रेसल का क्या मैकेनिज्म होगा, जो कि बिल्कुल वाजिब सवाल है। आज भी हम देखें तो बहुत सारे विवादों की वजह से ही ग्राहकों का मन खट्टा होता है होम बाइंग से, और रियल एस्टेट में हाउसिंग की जो दशा है उसमें कहीं ना कहीं इसका भी बड़ा योगदान है। तो आपको क्या लगता है कि बिना डिस्प्यूट रेड्रेसल के ये मैकेनिज्म कितना बेहतर होगा? दीपक जी, अमित ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा था। इतने सारे फोरम्स हो चुके हैं देश में इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक केंद्र की तरफ से एक डायरेक्शन आने की जरूरत है, एक दिशा निर्देश की जरूरत है कि किस चीज के लिए क्या मैकेनिज्म होगा सॉल्व करने के लिए। और मुझे लगता है कि इसको एक एस्केलेशन मैट्रिक्स पे रखना पड़ेगा कि ये इस तरह की प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे और इससे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, इसके बाद आप इसके पास जाके अपील कर सकते हैं। आज सर फोरम शॉपिंग होती है, कस्टमर भी करता है और आजकल कस्टमर ज्यादा करता है। मैं आपको सच बताता हूं, कस्टमर बहुत ज्यादा करता है फोरम शॉपिंग, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे को डेवलपर से लड़ना है तो मैं उसको चारों तरफ से घेरूंगा ताकि वो जमीन पे आ जाए। करेक्ट। इसके लिए वो, और मैं इसमें ये उनको दोषी भी नहीं ठहराता, क्योंकि जो पुराना समय था, जो हमारी रियल एस्टेट की आनुवंशिकी थी, जो हमारे जीन्स हमारे अंदर घुसे हुए थे, उनको उसकी वजह से भरोसा टूटा हुआ है। उस भरोसे को वापस लाने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम इन सब चीजों कर लें। मेरा सिंपल सा एक रिक्वेस्ट रहेगी सरकार को कि दिशा निर्देश जारी किया जाए कि हर प्रॉब्लम के लिए किस फोरम को आना चाहिए, किस फोरम को हैंडल करना पड़ेगा। राजन साहब ने बहुत सही बात कही कि अगर किसी आपके नरेटको का कोई मेंबर है, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप उसमें सेल्फ रेगुलेशन लाते हैं। आरआईएसएस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल बॉडी है, हम इसीलिए नामी माने जाते हैं क्योंकि हमारे एक सेल्फ रेगुलेशन आर्म है जो हमसे दूर काम करती है, एक आर्म्स लेंथ पे काम करती है। करेक्ट। उसका सिर्फ पर्पस ये होता है कि कोई भी मेंबर जो ढंग से बिहेव ना कर रहा हो, उसको आप रेगुलेशन के दायरे में लाकर उनको ठीक करें। तो ये बहुत जरूरी है कि एक सेल्फ रेगुलेशन चालू हो, सेल्फ रेगुलेशन का माहौल चालू हो। दूसरा, दिशा निर्देश जारी किया जाए कि किस तरह की प्रॉब्लम को कौन सी फोरम सॉल्व करे। निमेश जी, अगर आपने देखा हो तो इस पूरी चर्चा में एआरएचसी को लेकर भी काफी बातें हुई हैं। अब तक तो अगर हम देखें तो सरकार ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है, सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो एआरएचसी को लेकर कितनी गंभीर है। कमाल की बात तो यह है कि कुछ डेवलपर्स ने भी रेंटल हाउसिंग में आगे बढ़कर अपने प्रोजेक्ट ऐलान कर दिए हैं। आपको अब ये मैकेनिज्म, ये जो रेंटल हाउसिंग का स्ट्रक्चर है, ये ठीक लगता है या अभी भी आपको इसमें कुछ चीजें ऐड करना नजर आ रहा है? बहुत सही सवाल किया है दीपक जी आपने, एंड ये हम थोड़ा समय पहले डिस्कस भी कर रहे थे। कोई भी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चालू होती है और जिसको हम बाद में स्टेट सब्जेक्ट बना देते हैं, वहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम रेरास की भी बात करें, रेरा का एक सेंट्रल एक्ट अलग है एंड हर स्टेट का अपना खुद का रूल्स अलग है। करेक्ट। हर रेरा अपने दायरे में रहकर वो सभी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी दायरे में कोई अच्छा 19 है, कोई 20 है और कोई 21 है। पर एक सेंट्रल तरीका, एक केंद्रीय तरीका, एक केंद्रित अप्रोच जो होनी चाहिए, एक केंद्रित महकमा जिस तरह से चलना चाहिए, उसमें ये काफी तकलीफ आती है। अगर आप एआरआईएचसी की भी बात करें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हालांकि उन्होंने सेंट्रल और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग बताई हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होती है सर अर्बन लोकल बॉडीज की। अर्बन लोकल बॉडीज में लोगों के निहित स्वार्थ होते हैं, निजी स्वार्थ होते हैं, जिसकी वजह से वो उस तरह से एक्ट नहीं करते हैं जैसे हम सोचते हैं।
दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने कहा कि हम 30 दिन के अंदर परमिशन दिलाएंगे, बट क्या हमारी अर्बन लोकल बॉडीज तैयार हैं वो 30 दिन के अंदर परमिशन देने के लिए? इसमें उन्होंने लो हैंगिंग फ्रूट की बात की कि वेकेंट जो हाउसेस हैं जो अभी खाली पड़े हैं सरकारी घर, उनको रिपेयर रेट्रोफिट करके सीधा इसमें पीपीपी मॉडल में डाल के चालू कर दिया जाएगा। वो लो हैंगिंग फ्रूट है। दूसरा, वेकेंट लैंड्स को पकड़कर हम प्राइवेट डेवलपर्स को लाएंगे और उसमें सिर्फ माइग्रेंट लेबर नहीं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी आएंगे, आपके स्टूडेंट्स भी आएंगे, हॉस्पिटैलिटी हेल्थ सेक्टर के एम्प्लॉयज भी आएंगे, उन सब के लिए फायदेमंद है। पर इसमें बहुत जरूरी है कि हर चीज को बारीकी से सोचना, और जिस तरह से रेरा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, कम से कम उससे हम थोड़ी सी सीख लें कि जो गलतियां शायद वहां पे हो गई थी वो गलतियां दोबारा ना करें। अमित जी, एआरएचसी में अगर हम देखें तो सबसे कैची पॉइंट जो है वो है उसका अफोर्डेबिलिटी। सरकार ने अपनी ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के सारे फायदे देने की बात कह दी है, यानी काफी कुछ हद तक साफ हो चुका है कि क्या आरओआई होगा। तो अगर हम आरओआई के एंगल से देखें तो आपको क्या लगता है कि डेवलपर्स को इस एआरएचसी का आरओआई कितना अट्रैक्ट करेगा? ये बात काफी महत्वपूर्ण है दीपक जी, बिकॉज अभी तक रेंटल हाउसिंग एक इंस्टीट्यूशनल बिजनेस इसीलिए नहीं बन पाया, स्पेशली रेसिडेंशियल में, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स बहुत ही ज्यादा कम थे। हम 2 या 3% रिटर्न की बात करते हैं रेंटल यील्ड्स की, और कमर्शियल आपने देखा है कि रीट इतना धड़ाके से चल रहा है। हाल ही में एक रीट क्लोज हुआ, 13 गुना सब्सक्राइब हुआ, क्योंकि उसमें रिटर्न्स काफी अट्रैक्टिव हैं। इसको नेगेट करने के लिए मिश्रा जी ने ये प्रपोज किया है कि एआरएचसी में 14% रिटर्न्स मिलेंगे कंसेशनर्स को या ऑपरेटर्स को या उन बॉडीज को या उन पार्टिसिपेंट्स को जो उसमें अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपना मूल लगा रहे हैं। तो ये काफी अट्रैक्टिव नंबर है, बिकॉज अब अगर ये रिटर्न मुझे मिल जाता है तो मेरे को अब ये रेसिडेंशियल रेंटल रीट की तरफ एक बहुत बड़ा रुख होते हुए दिखेगा, क्योंकि विश्व में 65% जो रीट्स हैं वो रेसिडेंशियल रीट्स हैं। हालांकि कमर्शियल रीट अब सिर्फ इंडिया में शुरू हुआ है, मगर रेसिडेंशियल का जो पूरा जो एक डेवलपमेंट साइज है, एक जो पोटेंशियल है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है कमर्शियल रियल एस्टेट से। तो अगर ये रील्स वाकई में ही अगर उपलब्ध हो पाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे को विदेशी मुद्रा मिलेगी इस डेवलपमेंट के लिए। हमको सिर्फ चीप कैपिटल, जो इन्होंने बोला कि हम प्रोजेक्ट फाइनेंस चीप कैपिटल तहत देंगे, हमको सिर्फ वो चीप कैपिटल के लिए हमको रुकना नहीं होगा, बिकॉज हर सरकार की लिमिटेशन होती है। उन्होंने भी कहा कि वित्त मंत्री पे भी लिमिटेशन है, आरबीआई पे है कि वो कितनी धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं एक स्कीम के लिए। मगर अगर हम ग्लोबल कैपिटल को अगर इस रिटर्न से हम टैप कर पाएंगे तब तो ये बहुत ही बड़ा स्पेस बन सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 60 करोड़ रेंटल हाउसिंग पोटेंशियल की, और जिसमें अब हम सिर्फ 3.5 लाख घर का अंडर ये एआरएचसी हम निर्माण की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में ही एक 70,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। तो ये आरओआई अगर वाकई में ही 13-14% उपलब्ध होता है तो ये हमारे लिए, विश्व के सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एसेट क्लास बन जाएगा। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा अमित भाई के ऊपर। दुर्गा शंकर जी ने यह भी कहा है कि एआरएचसी में 100% एफडीआई अलाउड रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। आपके लिए अगर सस्ता कंसेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस पहले ही मिल रहा है, उसके ऊपर अगर आपको 100% एफडीआई मिल जाता है तो इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती इस सेक्टर को ऊपर लाने के लिए। राजन जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एआरएचसी का जब निर्माण होगा तो उसमें सरकार ने 2 तरह के मॉडल का जिक्र किया है, जिसमें एक तो होगा कि सरकारी जमीन पर पीपीपी मॉडल के तहत प्रोजेक्ट बनाए जाएं जिनको एआरएचसी में जारी किया जाए, और साथ ही कुछ डेवलपर्स को यह भी कहा गया है कि भाई जो अपने वैकेंट प्रोजेक्ट लेकर एआरएचसी में उनको तब्दील करते हैं उनको कुछ अलग तरह के फायदे दिए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है किस मॉडल पर डेवलपर्स ज्यादा आकर्षित होंगे? ये दोनों जो मॉडल है, दोनों मॉडल में जो पहले मॉडल में कॉर्पोरेशन बोलो या स्टेट गवर्नमेंट बोलो, जो गवर्नमेंट एजेंसी से जिनकी जमीन है जमीन देंगे और उसके ऊपर अपन घर मकान बना सकते हैं जी। और उसके अंदर पीपीपी इस गवर्नमेंट में, अभी जो गवर्नमेंट है फिलहाल गवर्नमेंट है, उसमें पीपीपी में काफी प्रोजेक्ट हुए और पीपी के तहत ही प्रोजेक्ट में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, तो वो प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट भी हो जाता है। ओके। अब आपने जो दूसरा मॉडल बताया, दूसरा मॉडल मैं बताता हूं कि मेट्रोज में जहां पर आपका रेसिडेंशियल या कमर्शियल को डिमांड है वहां पर कोई डेवलपर नहीं करेगा।
लेकिन बाकी जो सिटीज है, जो आउटस्कर्ट्स है, आउटस्कर्ट्स में उसे पता है कि आज उसके पास पैसे है, जमीन है, और वो वहां पर अगर मकान बनाए और मकान नहीं बिक रहा है तो वहां पर ऑटोमेटिकली ऐसे घर बनने वाले हैं। और ये घर इसलिए बनेंगे कि इसका अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा सारे मेट्रोज को, क्योंकि मेट्रोज में जितने भी स्लम हो रहे हैं ना, वो आज स्लम इसलिए हो रहे हैं कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में रेंटेड घर किसी को मिलता नहीं है। जो भी माइग्रेंट होता है या जो भी, अगर सबको बाहर से कोई आया, वो अगर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है या और भी कर रहा है, तो उसको घर मकान लेना है तो बहुत मुश्किल होता है। वो बड़े बड़े मकान, और अगर आपको जिसको आईटी सेक्टर में और अच्छी तनख्वाह मिलती है उसको मकान मिल जाते हैं, लेकिन आप बोलो कि किसी को 5,000 या 7,000 10,000 महीने की रेंट देकर मकान लेना है तो उसको मकान नहीं मिलता है। क्या करता है, झुग्गी झोपड़ी में सोचता है कि चलो मैं रह जाऊं। तो आज उसकी जगह पर ये मिल गया तो 100% ये बहुत ही अच्छी पहल है। और ये पहल अपने प्रधानमंत्री जी के यहाँ से डायरेक्टली आई हुई है, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि लोग पैदल अपने घर जा रहे तो उनको सच्ची में काफी वेदना हुई और उन्होंने इसके बारे में सोचा कि क्या करना चाहिए। और शायद मेरे ख्याल से ये पहली स्कीम होगी कि इतनी फास्ट कंसेप्चुअलाइज हुई और कैबिनेट अप्रूवल भी दे दिया और पब्लिक के पास आ भी गए। और उसमें अगर आप देखो, छोटी सी शुरुआत है लेकिन छोटी सी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि ARHC वाकई बहुत अच्छा कदम है। सरकार ने जिस तरह से मुस्तैदी इस पर दिखाई है, जो गंभीरता सरकार की नजर आई है कि कितनी तेजी के साथ ARHC का प्लान आया और सरकार ने इस पर अप्रूवल्स भी दिए, और डेवलपर्स को क्या कुछ फायदे होंगे और इससे मजदूरों को क्या कुछ फायदे होंगे, इन सारी बातों पर चर्चा हुई। लेकिन बेहतर होता कि ये चर्चा थोड़ा पहले होती। लेबर माइग्रेंट जो प्रवासी लेबर हैं वो घर जाते ही ना, और ये थोड़ा पहले हो जाता। दूसरी बात पारदर्शिता की बात जिस तरह से आज क्रेडाई और नरेटको ने उठाई है, बिल्कुल अच्छी पहल है, होनी चाहिए, क्योंकि आज भी ग्राहकों में पारदर्शिता को लेकर काफी तकलीफें हैं। लोगों को अभी भी पता नहीं होता है कि किस तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट खरीदने के बाद पता चलता है कि उसकी तकलीफें क्या हैं। ऐसे में एक ऐसे पोर्टल का आना जहां पर पारदर्शिता हो, प्रोजेक्ट पता हो, डेवलपर पता हो कि वो कितना बेहतर है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद है कि रियल एस्टेट के लिए ये कदम थोड़े बेहतर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए, और आप दर्शकों का भी इस शो को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद।